नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा। डॉक्टर साहब पारस एचएमआरआई में सीनियर चेस्ट कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा हूँ। मैं यहाँ पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल में सीनियर चेस्ट फिजिशियन हूँ और यहाँ मैं विगत 9 वर्षों से कार्यरत हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के भी स्पेशलाइजेशन है इनमें। तो ट्यूबरक्लोसिस एक स्प्रेडेबल डिजीज़ है, जैसा कि हर कोई जानते हैं। घर में किसी को हो जाए तो ये दूसरे में फैलने की एक संभावना बनी रहती है। तो ट्यूबरक्लोसिस के कारण क्या है? सबसे पहले उनके कारण के बारे में बात करेंगे, फिर लक्षण के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आगे फिर बात करेंगे। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ऐसी बीमारी है जो कि क्योरेबल है। ये बाकी बीमारियां जो होती है वो बहुत सारे, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सब बीमारी को हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं। बट ट्यूबरक्लोसिस को हम क्योर कर सकते हैं। मोड ऑफ स्प्रेड की बात अगर होती है तो मोड ऑफ स्प्रेड में ट्यूबरक्लोसिस का जो मोड ऑफ स्प्रेड है, ये अगर किसी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को होता है तो उससे ये, अगर वो लोग बराबर अगर खांस रहे हैं, जहाँ तहाँ खांसते हैं, मुँह पर हाथ रख के नहीं खांसते हैं, तो ये बलगम उनके मुंह से निकल के एटमॉस्फेयर में आता है। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनको स्प्रेड हो सकता है। वैसे ही होता भी है, ये हो सकता है, नहीं होता ही है। तो इसे बचाव के ही उपाय हैं, या कि कोई अगर आप आसपास में कोई खांस रहा है तो उन्हें बताया कि भाई आप जाइए, आप किसी डॉक्टर से राय लीजिए और या मुंह पर रुमाल रख के, हाथ रख के खांसिए आप, ताकि जो बैक्टीरिया है, जो टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका बैक्टीरिया है, वो अगर निकल भी रहा है तो वो उनके उनके दायरे में ही लिमिट रहे। तो मोड ऑफ स्प्रेड इसका है, जो आदमी निकलता है, जो आदमी खांसता है, जो बलगम निकलता है, फेलगम, उसमें ये बैक्टीरिया लाई करता है। दूसरा, अगर आपके किसी के ह्यूमन बॉडी में बैक्टीरिया चला गया तो ये स्प्रेड होने में 3 से 4 महीने का टाइम लेता है। 3 से 4 महीने में अगर ह्यूमन बॉडी का जिसके अंदर गया है बैक्टीरिया, उसके अंदर का अगर इम्यून सिस्टम अगर वीक होता है तो ये जल्दी ही स्प्रेड होता है। और लंग्स के अलावा ये कभी पूरे बॉडी में भी कभी कभी स्प्रेड करता है, कुछ पार्ट्स को छोड़ के, अदरवाइज सारे पार्ट्स का टीबी होता है। डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद ऐसा देखा गया है जो टीबी के मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। तो पहले अगर खांसी कितने दिनों तक है और किस प्रकार की खांसी है तो लोग डिटेक्ट कर लें जो मुझे टीबी हो गया है, या उसकी जांच के लिए क्या क्या तरीके हैं? देखिए, कोविड का भी लक्षण इसी तरह से है। पहले ड्राई कफ होता है, फीवर आता है। बट कोविड और टीबी में अंतर ये है कि फीवर जो कोविड पेशेंट में जो फीवर आता है, ये मॉडरेट टू हाई ग्रेड का आता है। ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन का जो भी पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो बहुत कम ड्यूरेशन का हिस्ट्री देते हैं। सर अचानक 2 दिन से 1 दिन से खांसी उठ गया, फीवर आना, हाई ग्रेड फीवर आना चालू हो गया, खांसी हो रहा है, फीवर हो रहा है, सीने में जकड़न ऐसा हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, या और भी जो लक्षण है, बॉडी एक वगैरह, सब बताते हैं। बट टीबी के जो पेशेंट होते हैं वो, उनका फीवर का क्रोनिक हिस्ट्री होता है। 15 दिन 20 दिन से बताएंगे सर मुझे लो ग्रेड फीवर आ रहा है, इवनिंग राइज फीवर होता है, देन खांसी भी हो रहा है, वो प्रोग्रेसिव कफ होता है। फीवर हो गया, प्रोग्रेसिव कफ हो गया, डिक्रीज एपेटाइट हो गया, भूख कम लगना, वजन का घटना, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा चेस्ट में है तो मुंह से खून आना, ये सब टीबी के लक्षण होते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम लोग जज करते हैं कि ये टीबी है कि कोरोना है। एक्सरे कराते हैं, एक्सरे में कुछ फाइंडिंग नज़र आया तो उसको कंफर्म करते हैं सीटी स्कैन से। उसके अनुसार फिर हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या जाँच होना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो बताया आप लोग चेस्ट का वो करवाते हैं, उसके अलावा और भी टेस्ट करवाते हैं। तो दोनों के सिम्टम लगभग मतलब ज़्यादा सेम होते हैं। जी, जी, तो जी। कैसे जांच के बाद एक्सरे में कैसे पता करते हैं जो मतलब ये इनको टीबी है या इनको कोरोना है? देखिए, कोविड का जो है ये पेरिफेरल क्लाउडिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, जो लंग्स में जो इनका कोरोना का जो इन्फेक्शन होता है, वो लंग्स में जब वो आता है तो ये लंग्स में पैची ओपेसिटी लेके आता है, पेरिफेरल रहता है। तो उससे हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये कोविड का है या टीबी का है। टीबी का जो इन्फेक्शन होता है उसमें बायोटाइन इन्फिल्ट्रेट्स होता है, जो हम लोग का रेडियोलॉजिकल टर्म है, हम लोग मेडिकल टर्म इसे वैसे इन्फिल्ट्रेट्स होता है, कंसोलिडेशन होता है, कैविटी होता है, इफ्यूज़न होता है, ये सब इसके जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग होता है। तो फिर भी इसको हम लोग बाकी सब जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो बनाते हैं हम लोग, उसके अनुसार इसको डिवाइड करते हैं कि टीबी ऐसा नहीं कि खाली टीबी ही है जिस बीमारी में आपको इन्फिल्ट्रेट्स होता है, बैक्टीरिया और कैविटी होता है, कंसोलिडेशन होता है या फ्यूज़न होता है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इसको हम लोग रूल आउट करते हैं। कुछ और सर्टेन टेस्ट हैं जिससे हम रूल आउट करते हैं। अगर फेफड़े में पानी आ गया है, पानी निकालते हैं, निकाल के जांच को भेजते हैं, उसमें देखते हैं कि ये
जो ट्यूबरक्लोसिस में जो पानी आता है उसमें जो पैरामीटर्स है वो सब कितना इंक्रीज़ है डिक्रीज़ है, उसके अनुसार हम लोग जज करते हैं कि किस कारण से पानी आया है। स्पुटम अगर आ रहा है स्पुटम का टेस्ट कराते हैं, जीनस्पॉट है, मॉलिक्यूलर टेस्ट है, वो सब करवाते हैं, देखते हैं कि टीबी है कि नहीं है, टीबी है तो किस तरह का टीबी है। बाकी जो है अगर डिफ़िकल्ट अगर स्पुटम नहीं निकाल पा रहा है पेशेंट तो उसमें हम लोग ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, दूरबीन डाल के वहाँ से जो साइट है, जो लीज़न है वहाँ से हम लोग निकालते हैं, बलगम निकालते हैं, उसको जाँच को भेजते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, अमूमन परिवार में अगर किसी सदस्य को हो जाए तो गांव देहात में क्या करते हैं, थाली भी अलग, बिस्तर भी अलग, सब चीज़ अलग कर देते हैं उनका। तो मतलब कितना परहेज घर में किसी को हो जाए तो कितना परहेज आदमी करे, क्योंकि कोरोना में तो सबको पता है, एक रूम दे दिया, पूरा आइसोलेशन कर दिया गया, लेकिन इसमें कितना परहेज लोग करें? देखिए टीबी में क्या होता है कि अगर आप लगातार खाँस रहे हैं घर में, तो ये मैंने बताया जैसा कि इसका मुख्य कारण जो है खाँसी है। खाँसी में जो बलगम निकलता है वो जहाँ एटमॉस्फेयर में गया और वो टीबी अगर है तो टीबी को स्प्रेड कराता है। तो एटलीस्ट जो निकट में जो भी लोग रहें, टीबी के अगर पेशेंट है उसके निकट में जो भी लोग रहें, कम से कम 6 से 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। जब दवाई स्टार्ट हो गई है तो 2 महीने तक 3 महीने तक बीमारी जो है ये एक्टिव फेज में रहता है। अगर सुचारू रूप से सही तरीके से आदमी दवाई खा रहा है तब, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और जो भी कपड़े हैं उसको धूप में सुखाना चाहिए। बेसिलाई जो होता है वो उसको डेड होता है और जहाँ तहाँ थूकना नहीं चाहिए। पेशेंट को जो भी है, जो थूक भी आ रहा है तो टॉयलेट में जाए, अपना जो बलगम निकल रहा है निकालने के बाद अच्छा तरह से फ्लश करना चाहिए उसे। तो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे परिवार को, एक परिवार में 4-4, 6-6 लोग थे, 6 को टीबी हुआ है। एक परिवार में 9-9, 10-10 लोग थे, सबको 5 से 7 साल के सबको टीबी हुआ है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपको किसी एक परिवार के सदस्य को टीबी हो गया और उससे अगर दूसरे परिवार को हो रहा है तो हो सकता है वो एमडीआर टीबी निकल के आ जाए। तो उस से मैंने केसेस देखे हैं कि घर में 8-8, 10-10 लोग को टीबी हुआ है। थैंक गॉड कि वो लोग सब ठीक होकर चले गए हैं। बट ये बीमारी तो ख़तरनाक है ही है। एक बार लंग्स जहाँ जकड़ गया तो फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि आदमी ठीक से दवा भी नहीं खा पाता है। दवाई खाता है तो बार बार रिकरेंट वोमिटिंग होता है, पेट में दर्द होता है, मानसिक संतुलन कितना लोग खो बैठते हैं। तो सब चीज़ को ध्यान रख के हम लोग दवाई स्टार्ट करते हैं, दवाई खिलाते हैं और लोग को बोलते हैं कि आप अच्छी तरह से रहिए, आप रहिए, घर में रहिए। ऐसा नहीं कि थाली अलग कर खाएँ। हाँ, आप केवल खांसी नहीं, वहाँ पर खांसी इसका मेन कारण है। अगर आप खांस रहे हैं, सबके सामने खांस रहे हैं, तो जितने लोग आसपास में हैं, आपके कंटिन्यूअस जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनको कभी भी ये बीमारी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब ये बता रहे थे ट्यूबरक्लोसिस क्यों होता है, उसके कारण, इसके लक्षण के बारे में उन्होंने बताया जो घर में किसी को हो जाए तो ये स्प्रेडेबल डिजीज़ है, एक दूसरे से फैलता है। अगर घर में जितने सदस्य हैं तो उनको भी ये हो सकता है। तो अगर आपके घर में किसी को टीबी हो जाए, और इन्होंने बताया कैसे चेक करते हैं, उनका चेस्ट का एक्सरे होता है, उसके बाद और भी टेस्ट होते हैं, तो तुरंत नज़दीकी सांस के जो डॉक्टर होते हैं, जो चेस्ट के डॉक्टर हैं, वहाँ ले जाएँ, उनसे चेकअप करवाएँ और उनका इलाज, पुख्ता इलाज की व्यवस्था करें। उनके लिए एक रूम, बिछौना और जो बर्तन होता है वो अलग कर दें और उनको जहाँ तहाँ थूकने और खांसने के लिए ना कहें, तो आप सुरक्षित रह सकते हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप फेसबुक पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।